दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी मार्च में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु इन राज्यों के चुनाव की घोषणा होने वाली है और इन पर बीजेपी की पूरी तरह से नज़र है कि कैसे इस चुनाव को जीता जाए। और उसके लिए दो तीन तरीके से काम हो रहा है। एक तो अभी आपको याद है कि जब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया था तो उस एसआईआर में जो स्टेट की मशीनरी है यानी बीएलओज या दूसरे लोग हैं उन पर कुछ पर आरोप है कि वो चुनाव आयोग का निर्देश नहीं मान रहे और राज्य सरकार का निर्देश मान रहे, तो उन पर एफआईआर करने की बात हुई है। और दूसरा, अगर आपको याद हो कि आईपैक जो एक एजेंसी थी और जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता की और उन पर सीबीआई के छापे पड़े थे, ईडी के छापे पड़े थे, तो ममता बनर्जी अपना पूरा लावा लश्कर लेकर पहुंची थी और उनको रोका था और उनमें उनसे लैपटॉप और कुछ फाइलें छीन ली थी। तो उसके बाद अब ईडी ने निर्देश दिया है कि जो अधिकारी ममता बनर्जी के साथ थे उनको आइडेंटिफाई करो और उनकी अब तहकीकात करो कि ये लोग कौन थे, इन्होंने क्यों रोका, यानी इन पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। और तीसरा कि प्रधानमंत्री ने दक्षिण से चुनाव प्रचार की शंखनाद कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने पहले केरल में एक रैली को संबोधित किया और वहाँ उन्होंने जो उनके वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको उन्होंने चलाया, तो उसको हरी झंडी दिखाई, अमृत भारत ट्रेन को। और उसके बाद वो तमिलनाडु पहुँच गए और तमिलनाडु में उन्होंने कहा कि इस बार तमिलनाडु की जनता एनडीए को वोट देगी और जो डीएमके है उसके सुशासन कुशासन के खिलाफ डालेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल को जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने दक्षिण में कर्नाटक में तो सरकार बनाई और उड़ीसा में भी सरकार बना दी। पहली बार उड़ीसा में सरकार बनी। पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और वहाँ एनडीए के, हालांकि सीएम नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि ये चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि हम सीएम नीतीश कुमार को बनाएंगे। तो अब जो बीजेपी की नज़र है वो है पश्चिम बंगाल पर और तमिलनाडु पर, क्योंकि केरल तो अभी भी दूर की कौड़ी है, लेकिन उनको लगता है कि अगर हम केरल को भी फोकस करें तो वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। तो तमिलनाडु में बीजेपी ने एक तो एआईएडीएमके से गठबंधन किया है और एक और पार्टी है एमके, जो एमके पीएमके पार्टी है उससे उन्होंने गठबंधन कर दिया है और छोटे मोटे दल और भी हैं जो एनडीए में आना चाहते हैं। और इस बार जो डीएमके है उसके खिलाफ भी थोड़ा सा माहौल है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 20 सालों से सीएम है और इस बार उनकी पूरी ताकत है, यानी चौथी बार भी वो मुख्यमंत्री बने। और जनता का जिस तरह से उनको समर्थन है, ऐसा लगता है कि उनको जनता में उनके प्रति ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है कि उनको हटा दिया जाए, लेकिन वहाँ बीजेपी बहुत मजबूती से उभरी है। अगर आपने देखा कि लोकसभा में उन्होंने ज़्यादा सीटें जीती, विधानसभा में पिछली बार से उनकी सीटें थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी वो टक्कर में रही। और कांग्रेस तो कहीं सीन में ही नहीं है, जबकि कांग्रेस वहाँ एक ज़माने में कांग्रेस की सरकार होती थी। तो जब ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई और उन्होंने टीएमसी बनाई, तो तब से उसकी जो कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि उनको ऐसा लगता है कि अब वहाँ बंगाल में वो कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए बंगाल ने वहाँ सीपीएम से और यानी लेफ्ट पार्टी से गठबंधन किया था। उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिला। अगर हम 2024 की चुनाव को देख लें तो अधीर चौधरी जो कांग्रेस के नेता थे वो खुद ही चुनाव हार गए थे, अपना ही चुनाव हार गए और ले देकर अब वहाँ जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की केवल एक सीट है, केवल एक सिंगल डिजिट। और जो बीजेपी है उसको 12 सीटें मिली, हालांकि उससे पहले जो 2019 का चुनाव था उसमें उसको 18 सीटें मिली थी। तो सीटें तो उसको कम मिली, लेकिन उसका जो वोट परसेंटेज है वो उसका 39% वोट
39%। और टीएमसी को जो उसको पिछली बार 22 सीटें मिली थी वो बढ़कर उसकी 29 हो गई। यानी टीएमसी ने फिर से अपना जो उसका आधार था वो उसने फिर जो है जमा दिया है। और इस तरह से टीएमसी को ऐसा लगता है कि उनका ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि ये जो है जो 2021 में चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने अच्छी पकड़ बनाई थी। और जो बीजेपी की सीटें थी वो 74 सीटें थी इनकी, वो बढ़ के 77 हो गई थी। और जो तृणमूल कांग्रेस थी उसकी 211 सीटें थी जो बढ़ के 215 हो गई थी। और जो दूसरी पार्टियां थी यानी जो लेफ्ट है, जो लेफ्ट फ्रंट है, वो देखिए कि लेफ्ट फ्रंट जो है वो जीरो पर आ गई, यानी उनको कुछ मिला नहीं। तो इस तरह से वहाँ की स्थिति, ऐसा तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि अभी उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है। अब उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है कि एसआईआर जो चुनाव आयोग ने किया है, एसआईआर में लगभग जो पश्चिम बंगाल में लगभग ऐसा लगता है कि करीबन 50 से 60 लाख वोट कम हो गए। और ऐसा भी आरोप है कि ये वोट वो हैं जो तृणमूल कांग्रेस ने बनाए हैं, और ये इसमें वो लोग हैं जो कि विदेशी हैं या परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं। तो इनका आरोप रहा है कि भाई एसआईआर मत करो। तो चुनाव आयोग ने बहुत उसमें सख्ती अपनाई, और जो चुनाव आयोग ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी जो शक्तियाँ थी अपने ऊपर ले ली, और दिल्ली से निर्देश दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी गड़बड़ी करता है उसके खिलाफ एफआईआर करो। कल ही उन्होंने कहा था कि एक जो वहाँ बीजेपी के एक नेता, वो तृणमूल कांग्रेस के एक नेता थे इस्लाम, ये विधायक हैं मुनीरुल इस्लाम, इस पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने नहीं किया, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी के शासन में वो लोग काम कर रहे हैं। और जो बीएलओ हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया, जानबूझकर गड़बड़ी की, तो बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा और ऐसे बीएलओ पर एफआईआर भी दर्ज होगा, मुकदमा भी दर्ज होगा। और चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को एक जानकारी दी गई है, और ये भी कहा गया कि बीएलओ द्वारा दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, चुनाव अधिकारियों के निर्देशों का जानबूझकर पालन नहीं करने, चुनाव संबंधी कानूनों और नियमों के उल्लंघन और आपराधिक दुराचरण मामले की कार्रवाई के खिलाफ की जा सकती है। दरअसल बीएलओ जो होते हैं वो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। कोई स्कूल टीचर है, कोई क्लर्क है, कोई पंचायत में है, कोई नगर निगमों में है, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो उन्हें पता है कि हम तो राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, अगर हमने राज्य सरकार का कहना नहीं माना तो फिर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो इसलिए वो लोग इस तरह की कर रहे हैं। तो अब इधर जो चुनाव आयोग है उसके पास तो बहुत पावर है इस वक्त, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको निर्देश दे सकते हैं, डीजीपी को निर्देश दे सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दे सकते हैं। तो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी मजबूत है, तो वो कहना मानने से वो इनकार कर रही है या उसको दबा देती है। अब क्या हुआ कि आईपैक जो ममता बनर्जी की पार्टी से संबंधित एक राहुल नवीन है, उनकी एक पार्टी, इनकी एक एजेंसी है आईपैक, उस पर ये आरोप लगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है चुनाव आयोग में, चुनाव के समय इधर का पैसा उधर और तृणमूल कांग्रेस को नकद देता है। अभी ये खबर आई थी कि उन्होंने हरियाणा से एक जो फिल्म कंपनी है उससे इन्होंने करीबन 300 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन वो कंपनी पाई नहीं गई, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी कंपनी भी पाई गई है। तो इस कंपनी पर जब छापेमारी हुई मनी लॉन्ड्रिंग का केस में, तो ममता बनर्जी उनके ऑफिस गई थी और उन्होंने ईडी के कर्मचारियों से लैपटॉप भी छीन लिया था और कुछ फाइलें छीनी थी। उसके बाद जब मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने भी पूछा भाई तुमने ऐसा क्यों किया, और ये ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आपको क्या डर है, क्यों आप इतना डर रहे हो, जो आप आईपी के लेफ्टिनेंट और
लैपटॉप और उनकी जो फाइलें उनको छुपा रहे हो। तो ईडी ने जो ईडी के प्रवर्तक निदेशालय है, राहुल नवीन जो ईडी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने आईपैक छापामारी पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कहा कि ये जो पूरी घटनाक्रम है उसमें जो मुख्यमंत्री के साथ आए थे उन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाए और इस छापे में वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ बैठक में निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर छापेमारी और तलाशी अभियान में बाधा डालने के आरोप लगे थे। बताया कि ईडी निदेशक राहुल नवीन गुरुवार को 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। शुक्रवार को सुबह ही उन्होंने ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। इस दौरान हाई प्रोफाइल वित्तीय अनियमितताओं की जांच की समीक्षा की और बैठक में राहुल नवीन ने जांच अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, जिनकी टीमों ने 8 जनवरी को आईपैक के सॉल्ट लेक सिटी कार्यालय और आईपैक के सह संस्थापक प्रवीण जैन के लॉर्डन स्ट्रीट स्थित घर पर छापेमारी की। तो इस पर जो राहुल नवीन हैं, जो ईडी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री के साथ आए अधिकारियों और पुलिस का व्यवहार कैसा था और उन्होंने कहा कि फाइलों दस्तावेजों को साथ ली गई है। ईडी निदेशक ने कोलकाता में एजेंसी की कानूनी टीम के साथ भी इस मामले पर चर्चा की। आरोप है कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पहुंच गई और कथित तौर पर छापेमारी में बाधा डाली। यह भी आरोप है कि मुख्यमंत्री मौके से कई फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज लेकर चली गई। तो कोलकाता में आज भी बैठकों का दौर चलेगा, क्योंकि वहाँ ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन वहीं उपस्थित हैं। और इस पर आईपैक, आपको पता ही है कि जो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, आईपैक है, उसके खिलाफ कोयला तस्करी के मामले में कथित तौर पर अनेक आरोप हैं और ये लगता है कि कोयलांचल जो कोयलरी है वहाँ से उन्होंने कुछ घपले घोटाले किए हैं, ऐसा कुछ उन पर आरोप है। तो उन आरोपों की जांच होगी। अब ये तो हो गया बंगाल का मामला। अब बंगाल के अलावा अब तमिलनाडु में चलें तो तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने एक रैली को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु को बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उन्होंने कहा कि जो राज्य की जनता धर्मों के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए तैयार है। राज्य को दिया गया हर वोट ड्रग माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। प्रधानमंत्री ने द्रमुक सरकार को भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध वाली सरकार करार दी। उन्होंने कहा कि शासन में न तो लोकतंत्र बचा है और न ही जनता का भरोसा। मोदी ने आरोप लगाया कि वंशवाद, भ्रष्टाचार, महिलाओं का शोषण, हमारी संस्कृति का अपमान ही धार्मिक पार्टी वे किसी की तरक्की के रास्ते में है। और उन्होंने 11 वर्ष, उन्होंने कहा कि जो भाजपा का जो 11 वर्षों का शासन है उसमें आप देखो हमने कितना पैसा दिया राज्य सरकार को, यानी तमिलनाडु को 3 लाख करोड़ रुपए दिए, 3 लाख करोड़ 11 सालों में। तो ये उन्होंने, और मेड इन इंडिया और वंदे भारत ट्रेन और रेलवे के 7 गुना से अधिक विकास बजट उन्होंने यहाँ दिया है राज्य में। और कल उन्होंने तमिलनाडु में यात्रा की थी, तमिलनाडु में संबोधित किया था और वहाँ भी उन्होंने एक छोटी पार्टी, वहाँ 2020 पार्टी नाम से, उससे गठबंधन किया। तो तमिलनाडु में तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज वो बढ़ रहा है, 6 से 8% हो गया है, लेकिन सरकार में आना भी दूर की कौड़ी है, समय लगेगा। लेकिन तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में बीजेपी कड़े मुकाबले में आ गई, यानी उसको आप इनकार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो मित्रों, इसमें आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी और तमिलनाडु में क्या AIADMK CM बनेंगे और उसमें बीजेपी की भूमिका होगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, तो मैं इस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी।